ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। रात के 9 बजे का लोकप्रिय टीवी शो जनहित देख रहे हैं आप। रिमोट को साइड में रख दीजिए, क्योंकि अगले 1 घंटे तक आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसके बारे में जानना समझना एक जागरूक दर्शक के नाते आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज जनहित की थीम है जन्मोत्सव। जन्मोत्सव इसलिए क्योंकि कल रामनवमी है। भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव देश भर में मनाया जाएगा और कल ही बीजेपी का स्थापना दिवस भी है। 1980 में 6 अप्रैल बीजेपी की स्थापना हुई थी। एक संयोग ही कहिए, इस बार 6 अप्रैल को रामनवमी है और राम नाम की राजनीति से ही बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंची। तो कल रामनवमी के मौके पर अयोध्या से लेकर देश भर के मंदिरों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन इस उत्सव पर बवाल का साया है। आज जनहित में भगवान राम और बीजेपी दोनों के जन्मोत्सव की डिटेल रिपोर्ट देश के सामने मैं रखने वाली हूं। शुरुआत करेंगे रामनवमी के त्योहार के साथ। देश भर में भगवान राम के जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रामनवमी की तैयारी वैसे तो अयोध्या से लेकर अहमदाबाद, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो रही है, लेकिन पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर है, जहां हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी शोभा यात्रा का मुद्दा हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा। फिलहाल कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन रामनवमी जुलूस की तैयारियों में जुटे हैं। और आप मेरे दोनों तरफ ये जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं, हावड़ा की है एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर विश्व हिंदू परिषद की तैयारियों की है। वहीं अंजनी पुत्र सेना की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, वो तैयारियों में जुटी हुई है। इन दोनों ही संगठनों की सालाना शोभा यात्रा सुर्खियों में रहती है। हावड़ा ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भी भव्य दिव्य रामनवमी मनाने का संकल्प लिया है। बीजेपी का दावा है पश्चिम बंगाल के 1.5 करोड़ हिंदू रामनवमी उत्सव में भाग लेंगे। विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने 6 अप्रैल को राज्य के हर हिंदू से घर दुकान पर भगवा झंडा लगाने और अपनी गाड़ियों पर भी ऐसे ही झंडों के साथ बाहर निकलने की अपील की है। जबकि विश्व हिंदू परिषद ने कल रामनवमी के अवसर पर 2000 से ज्यादा रैलियां, 200 झांकियां और पूरे राज्य में 5000 जगहों पर श्री राम जन्मोत्सव मनाने का बड़ा ऐलान किया है। जिस प्रकार से हिंदू समाज में एक धार्मिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान की लहर चल रही है, उसी हिसाब से कल का जो रामनवमी का उत्सव है उसको भी बड़े उत्साह के साथ और बड़ी श्रद्धा और शांति के साथ मनाने की तैयारियां पूरी जोरों पर है। हावड़ा में बीते कई साल से अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालते हैं। ये जुलूस जीटी रोड से निकलता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने दोनों ही संगठनों को इस बार इस रूट से रामनवमी जुलूस की इजाजत नहीं दी। तो फिर वो हाईकोर्ट गए, जिस पर कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। वैसे पिछली बार भी हिंदूवादी संगठनों को अपने सालाना रूट से शोभा यात्रा के लिए कोर्ट जाना पड़ा था और तब भी अदालत से ही उन्हें जुलूस की इजाजत मिली। हालांकि पिछली बार शोभा यात्रा में 200 लोगों के शामिल होने का आदेश था, लेकिन पुलिस प्रशासन के मुताबिक इससे कहीं ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उसी का हवाला देकर प्रशासन ने इस बार हिंदूवादी संगठनों को दूसरे रूट से जुलूस निकालने का निर्देश दिया, जिसके खिलाफ वो कोर्ट चले गए। इस पर अब अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पुराने रूट से ही रामनवमी जुलूस को इजाजत दे दी है। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद के लिए अलग अलग समय तय कर दिया गया है। अंजनी पुत्र सेना को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय मिला। वहीं विश्व हिंदू परिषद को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का समय दिया गया है। अदालत ने जुलूस की शांतिपूर्ण आयोजन की हिदायत दी है और साथ ही इसमें किसी को कोई हथियार ले जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ झंडे और प्लास्टिक की गदाएं ले जा सकते हैं। रैली के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां तैनात रहेंगी। जुलूस में सिर्फ 500 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जिन्हें आधार या पैन कार्ड की कॉपी जमा करवानी होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हावड़ा में रामनवमी जुलूस की तैयारियां कैसी हैं, इस पर एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट देखिए। खास तौर पर हावड़ा में एक बड़ी जो है शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। पुलिस और प्रशासन के से पहले अनुमति नहीं मिली, मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने दे दी है सशर्त अनुमति। अब उसके बाद में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं अंजनी पुत्र सेना का जो जहां पर दफ्तर कार्यालय है वहां पर, और वहां पर इस वक्त झंडे बनाए जा रहे हैं।
सैकड़ों की संख्या में झंडे बनाए जा रहे हैं जो पूरे हावड़ा में लगाए जाएंगे। नरसिंह भगवान मंदिर से जो हम लोग शोभा यात्रा शुरुआत करते हैं और हावड़ा मैदान तक ये उसमें लगेंगे। पूरे हावड़ा के मुख्य जो रास्ते हैं सभी जगह ये भगवामय ध्वज रामनवमी के उत्सव के समय लगाए जाते हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आज से अभी से जो शुरू हैं पूरे रात भर ये कार्यक्रम चलेगा और ये पूरा ध्वज पूरे हावड़ा की हर एक गली में आपको नजर आएगा। पश्चिम बंगाल की ऐसी स्थिति हो गई कि प्रत्येक साल हम लोग को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। यहाँ भगवान श्री राम का नाम लेना, श्री राम का स्लोगन लेना, रामनवमी पालन करना, ये यहाँ सनातनियों के लिए पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी समस्या दिन पर दिन होते हुए हो रही है। तो हिंदुवादी संगठनों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में उनके लिए सनातन त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है। इसके लिए उन्हें हर साल अदालत जाना पड़ रहा है, लेकिन अब कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में बीजेपी और संघ परिवार ने पूरे बंगाल में ऐतिहासिक रामनवमी मनाने का ऐलान किया। इसके लिए जगह जगह जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की ओर से शहर में चप्पे चप्पे पर पोस्टर्स लगवाए गए हैं। कुछ राम भक्तों ने तो कोलकाता में विधानसभा के बाहर भी जय श्री राम लिखे झंडे लगा दिए। इसी सब को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर बार की तरह इस बार भी रामनवमी पर राजनीति जमकर हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी सरकार हिंदुओं के पर्व त्योहार में लगातार अड़ंगा डाल रही है। टीएमसी आरोप लगा रही है बीजेपी रामनवमी की आड़ में दंगे की साजिश रच रही है। बंगाल का हिंदू फिर एक बार स्वामी विवेकानंद का धरती में जय श्री राम का गूंज अपने ताकत 6 अप्रैल को दिखाइए। যারা মিছিলের নাম করে দাঙ্গা করেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র যে কোনো পাঞ্জাবিরাও কৃপান নেয়, আপনিও সিস্টেম অনুযায়ী নিশ্চয়ই করতে পারবেন পুলিশের রেস্ট্রিকশন মেনে। मुझे ऐसा लगता है कि कोई जंगी, कोई टेररिस्ट ग्रुप अटैक ना करे। मालदा और मुर्शिदाबाद में कल कोई टेरर अटैक नहीं होना चाहिए। यह लोग केवल रामनवमी पे ही बदमाशी भाजपा वाले करते हैं। भाजपा ने सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया। बहुत ही शांतिपूर्ण होता है, उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है बिल्कुल भी। आज पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंजता है। बंगाल में रामनवमी पर राजनीतिक उबाल चरम पर है और इसी को लेकर हंगामे का नया ठिकाना अब जादवपुर यूनिवर्सिटी बन गई है। यूनिवर्सिटी के छात्र रामनवमी मनाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। वजह बताई गई वाइस चांसलर की गैर हाजिरी। यूनिवर्सिटी के छात्र दावा कर रहे हैं उन्होंने रामनवमी मनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से इजाजत मांगी। इसके लिए 28 मार्च को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन इसके जवाब में कह दिया गया कि वीसी नहीं है, ऐसे में इजाजत नहीं मिल सकती। रामनवमी मनाने की मांग करने वाले छात्रों का आरोप है कि 3 और 4 अप्रैल को ही यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई ने राजनीतिक कार्यक्रम किए। हाल ही में रमजान के दौरान इफ्तार का आयोजन हुआ, लेकिन मौका जब रामनवमी का आया तो इसे मनाने से रोका जा रहा है। और ऐसे में अब अनुमति मिले या ना मिले, लेकिन वो तो रामनवमी जरूर मनाएंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी करवाएंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी करवाएंगे और हम आशा करेंगे कि जादवपुर में जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई ये चूंकि डेमोक्रेटिक स्पेस है, इसका जो एटिकेट्स है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जो मोरल वैल्यूज है, उससे ये लोग रिस्पेक्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीते कुछ साल से त्योहारों पर तकरार बढ़ गई है। हिंदुवादी संगठन आरोप लगाते हैं कि सूबे की टीएमसी सरकार तुष्टीकरण की खातिर उनके आयोजनों में अड़ंगे डालती है, जबकि टीएमसी बीजेपी और हिंदुवादी संगठनों पर राज्य का माहौल खराब करने के आरोप लगाती है। अब सच ये है कि अतीत में रामनवमी हो या फिर सरस्वती पूजा, पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। झड़प और आगजनी के मंजर सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल, क्या सचमुच इन घटनाओं का सियासी कनेक्शन है? बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल में अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में इस राज्य का धर्म कांटा यानी धर्म के आधार पर वोट का गणित समझना बेहद जरूरी हो जाता है।
2014 में केंद्र की सत्ता में बीजेपी के आने के बाद पश्चिम बंगाल में 4 बड़े चुनाव हो चुके हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी को हिंदुओं के 12% वोट मिले, टीएमसी को 43% हिंदू वोट मिले, जबकि इस चुनाव में बीजेपी को 6% मुस्लिम वोट मिले, टीएमसी को मुस्लिम समुदाय के 51% वोट मिले। अब आइए 2019 लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया। बीजेपी को इस राज्य में 57% हिंदुओं के वोट मिले, टीएमसी को 32% ही मिले। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिले और टीएमसी को 70% मुसलमानों ने वोट दिया। अब 2021 की बात, विधानसभा चुनाव 2021 पश्चिम बंगाल, बीजेपी को 50% हिंदुओं का वोट मिला, टीएमसी को 39% हिंदुओं ने वोट दिया। इस चुनाव में बीजेपी को बंगाल के 7% मुसलमानों ने वोट दिया और टीएमसी को 75% मुसलमानों ने एक मुश्त वोट डाला। अब बात पिछले साल हुए 2024 लोकसभा चुनाव की। इसमें बीजेपी को 49% हिंदू वोट मिले, टीएमसी को 37% हिंदू वोट मिले। इस चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों के 7% वोट मिले, टीएमसी को मुसलमानों के 73% वोट मिले। अब इस अंक गणित को देखकर आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 3 चुनाव से बीजेपी को टीएमसी के मुकाबले ज्यादा हिंदू वोट मिल रहा है, तो टीएमसी को मुसलमानों के वोट एक तरफा मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही बंगाल में त्योहारों पर यह सियासी तकरार होती है? बंगाल में रामनवमी पर क्या चल रहा है आपने देख लिया। अब देश भर में भगवान राम के जन्मोत्सव की कैसी तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या सज धज कर तैयार है। बस रामनवमी की दोपहर के 12 बजने का इंतजार है, जब पिछले साल की तरह इस बार भी रामलला का सूर्य तिलक होगा। ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये दोपहर 12 बजे की हैं, जब रामनवमी के एक दिन पहले सूर्य तिलक का ट्रायल किया गया। इस मौके पर आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद ये दूसरी रामनवमी है। इस बार यहाँ तैयारी कैसी है, पहले उसे देखिए, फिर आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रामनवमी संदेश भी सुनाएंगे। रामनवमी की सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रामलला का अभिषेक होगा। इसके बाद 10 मिनट यानी 10:40 तक पर्दा रहेगा। फिर 10:40 से 11:45 तक पर्दा खुला रहेगा। इस दौरान रामलला का श्रृंगार होगा। 11:45 पर पर्दा फिर से टंग जाएगा। इस दौरान भोग लगेगा। ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आरती होगी, सूर्य तिलक होगा, जिसे आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल एबीपी न्यूज पर लाइव देखेंगे। रामनवमी कल है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयंता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व भी होगा। योगी सरकार ने अयोध्या में भव्य रामनवमी मनाने का ऐलान किया। इस दौरान पहली बार दीपोत्सव और कई सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। साथ ही भक्तों पर ड्रोन के जरिए सरयू जल की फुहार होगी। रामनवमी में अयोध्या जी में हमेशा से भारी संख्या में लोग आते हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ बाकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं सुविधाओं की, वो भी की गई हैं। हम लोगों ने ड्रोन कैमरे, टीदर ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और अन्य तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं की गई हैं। रामनवमी महोत्सव में कोई बाधा न आए, इसके लिए सरकार की तैयारी पुख्ता है। शहर शहर आसमानी कैमरों से नजर रखी जा रही है। आपके सामने वाराणसी की तस्वीर है, जहां ड्रोन कैमरों से काशी की निगरानी हो रही है। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन हर वक्त चौकस है। ऐसे में रामनवमी को लेकर भी पहरा कड़ा है। अब चलिए बिहार, जहां बिहार शरीफ में 2023 की रामनवमी के दिन झड़प हुई थी। इसके बाद पिछले साल जिला प्रशासन की सख्ती के चलते शोभा यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन अब की बार बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में उन्होंने भव्य जुलूस का ऐलान किया है। बिहार शरीफ में परंपरागत रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस बार नए उत्साह और उमंग के साथ हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने
शोभा यात्रा निकालने का प्रस्ताव दिया है। कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट है। रामनवमी पर कोई अनहोनी ना हो इसके लिए बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक की। पूरे राज्य में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपके सामने रांची, भोपाल, नागपुर और संभाजी नगर की तस्वीरें हैं, जहां रामनवमी को लेकर पुलिस हाई अलर्ट है। खासकर महाराष्ट्र के नागपुर और संभाजी नगर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां हालिया दिनों में औरंगजेब के नाम पर तनाव के हालात रहे हैं। आलम ये कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम देश के हर हिस्से में रामनवमी की तैयारियां जबरदस्त हैं। ऐसे में देश भर की पुलिस भी हर वक्त सतर्क है ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मोत्सव में कोई बाधा पैदा ना हो, माहौल खराब ना हो। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में भारी नाराजगी की बात कही जा रही है। 2 दिन में 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम नेता जो बिहार के अलग अलग जिलों से आते हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों को लेकर मचे बवाल के बीच जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेताओं ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जताने की कोशिश की गई कि ऐसा कुछ नहीं जिसका मीडिया में हल्ला है, लेकिन जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विवाद को खत्म कर दिया या फिर बढ़ा दिया, क्योंकि जो चुप्पी थी जेडीयू नेताओं की वो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों को अखर गई। कुल 12 मिनट 43 सेकंड तक जेडीयू नेताओं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जबकि मंच पर 12 से ज्यादा नेता बैठे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया तो तमाम नेता बिना जवाब दिए चले गए। पत्रकार सवाल चिल्लाते रह गए, लेकिन जेडीयू के किसी नेता ने रुककर जवाब देना उचित नहीं समझा। बाद में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक ने जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं से बात की और जाना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हर आदमी का बोलना जरूरी नहीं था, वहाँ प्रवक्ता तय हुआ था कि प्रवक्ता और अध्यक्ष बात करेंगे, बाकी लोग जो है ना सुनेंगे। अगर कोई आप लोगों का सवाल है तो आप अशरफ अंसारी से बात कर लीजिए। मैं तो वहाँ गया था कि हम लोग सब लोग नीतीश कुमार जी के साथ चट्टान के तरह खड़े हैं, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल लोग जो है वो इसको एक रूप दे रहा है। इन दोनों नेताओं ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर से बात की, लेकिन बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जेडीयू नेता अफजल अब्बास बिना कुछ बोले ही चले गए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जदयू की तरफ से आयोजित की गई थी मुस्लिम नेताओं की, उसमें अफजल अब्बास भी आए थे, लेकिन जब वक्फ संशोधन विधेयक से सवाल पूछा गया ये लोग बिना जवाब दिए निकल गए। एक मिनट अफजल साहब, शीशा डाउन कीजिएगा। देखिए, कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हुआ ये कि जेडीयू के मुस्लिम नेता 2 दिनों से लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। इसी को लेकर पार्टी के पटना मुख्यालय में बड़े मुस्लिम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मंच पर अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष अशरफ अंसारी, पार्टी प्रवक्ता अंजुम आरा सहित तमाम बड़े मुस्लिम चेहरे मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई तो अशरफ अंसारी और अंजुम आरा ने पार्टी का पक्ष रखा। कह दिया कि जितने भी संशोधन जेडीयू ने दिए थे सरकार ने सब मान लिया। जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जेडीयू की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की गई कि पार्टी में कोई बड़ा मुस्लिम नेता वक्फ बिल को लेकर नाराज नहीं है। जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो बहुत बड़े नेता नहीं है। 2 दिनों में करीब आधा दर्जन मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। बीजेपी भी कह रही है कि जो लोग जेडीयू छोड़ रहे हैं वो मजबूत लोग नहीं है। और जदयू के भी जो छोटे छोटे नेता हैं, जिनका नाम हम लोग नहीं जानते, जो गूगल करने पे भी नहीं मिलते हैं, वो अपने आप को बड़े नेता बनकर दे रहे हैं। जैसे वो त्याग पत्र दे रहे हैं, बड़े पम्पम बाबू हैं, बड़े त्याग पत्र दे रहे हैं। कौन पूछ रहा है उनको? जो जदयू के बड़े नेता हैं उनमें से किसी ने त्याग पत्र नहीं दिया है। ठीक है, थैंक यू। वैसे वक्फ बिल विवाद के बीच पहली बार नीतीश कुमार भी कैमरे पर दिखे। मौका बाबू जगजीवन राम की जयंती के कार्यक्रम का था। नीतीश से पत्रकार सवाल पूछते रह गए, जवाब उन्होंने भी नहीं दिया। हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। फिलहाल जेडीयू के घर में वक्फ बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। सियासत जारी है, विपक्ष निशाना साध रहा है। नीतीश की पार्टी के नेता घर को बचाने में जुटे हैं।
तो वक्फ विधेयक पास होने के बाद बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर शुरू हुई उठापटक के बाद अब आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं। संसद से पास होने के बाद वक्फ विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लगना बस बाकी है। उससे पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में बदला हुआ वक्फ कानून सख्ती से लागू होगा। यानी वक्फ प्रॉपर्टी बताकर कब्जा की गई सरकारी संपत्तियां अब वापस जब्त की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि वक्फ के नाम पर अब यूपी में मनमानी नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। वक्फ विधेयक पर संसद की मुहर लगते ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी में वक्फ के कब्जे में फंसी सरकारी जमीनों को लेकर अपना प्लान भी पेश कर दिया है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। वक्फ संपत्तियों को लेकर योगी सरकार की प्लानिंग बेवजह नहीं है। दरअसल देश भर में फैली वक्फ बोर्ड की 3,90,000 प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा संपत्तियां अकेले उत्तर प्रदेश में है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कब्जे में 2,17,161 प्रॉपर्टी है, जबकि यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। लेकिन यूपी में वक्फ की ऐसी हजारों प्रॉपर्टी है जिसका ना तो रिकॉर्ड है ना ही कोई दस्तावेज। वक्फ संशोधन विधेयक की मुखालफत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। सीएम योगी ने अवैध तौर पर वक्फ संपत्ति घोषित की गई जमीनों से बोर्ड का कब्जा हटाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। योगी सरकार ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि वो ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व विभाग के दस्तावेज में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों की अनदेखी पर वक्फ घोषित किया गया है। सरकार ऐसी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करेगी, क्योंकि ऐसी संपत्तियों में बड़ी संख्या तालाब, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनें हैं। उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। लेकिन संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद पहले से बौखलाए विपक्ष को योगी सरकार की तैयारी रास्त नहीं आ रही और अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी के इस अभियान को अखिलेश यादव सांप्रदायिक राजनीति बता रहे हैं। ये सरकार जो अपना सब कुछ खो दी है, इसीलिए कम्युनल पॉलिटिक्स पर उतर आई है। सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी से भी एक कदम आगे जाकर आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैंने पहले ही कहा था कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि बाकी धर्मों को भी निशाना बनाने का रास्ता बना सकता है। अब आरएसएस ने ईसाई समुदाय पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में हमारा संविधान ही है जो हमें ऐसे हमलों से बचा सकता है और उसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। राहुल जी ने जो ट्वीट किया है बिल्कुल सही किया है। ये जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, ये इसमें जो संशोधन किया गया है, ये एक टेस्ट केस था और भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया, आरएसएस को ये लग गया कि जब ये पास कराया जा सकता है तो आने वाले समय में यकीनन क्रिश्चियन लैंड्स है या प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद सिखों का नंबर आएगा, फिर पारसी लोगों का नंबर आएगा, तो हर कम्युनिटी को ये टच करेंगे। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने तो नया एंगल दे दिया है। कह दिया है कि इससे निशाना मुसलमान नहीं, मंडल वाले यानी पिछड़े और दलित हैं।
अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। हालांकि बीजेपी पहले से दावा करती आ रही है कि वक्फ कानून में बदलाव से सिर्फ उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो वक्फ के नाम पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करते आए और जिन्होंने बरसों तक मजहब की आड़ में जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे किए हैं। तो रात के 9:30 बज रहे हैं, वक्त अब जनहित स्पेशल का। जनहित स्पेशल शुरू करते हैं। जनहित स्पेशल में बात बीजेपी की। कल 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल 1980 वो दिन था जब बीजेपी की स्थापना हुई। कल बीजेपी 46वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम हफ्ते भर तक चलेगा। इसके लिए पार्टी ने हर राज्य में जबरदस्त तैयारियां की हैं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी का हर कार्यकर्ता कामयाबी में शामिल है। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी आज शिखर पर है, वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। राष्ट्र की है 3 धरोहर, अटल अडवाणी मूल्य बरोबर। तो इनका जो ट्रायंगुलर था और भंडारी जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी ऐसे मार्गदर्शन था, उसने बीजेपी के मूल स्वरूप को मजबूत किया। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी विकास यात्रा है और हमारी सरकार के जो कामकाज है, हमारे जो कमिटमेंट है, हमारी सरकार ने जो पूरे किए, हम घर घर जाकर उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा एसेट है कार्यकर्ताओं का समर्पण। दूसरा है हमारे नेताओं के आदर्श, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ये प्रेरणा है ना। आज जनहित में हम आपको बीजेपी के इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य के बारे में बताएंगे। शुरुआत इतिहास से करते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली थी बीजेपी को और 2 सीटों से 303 तक का सफर करने में बीजेपी को 39 साल लग गए। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। देश भर में 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी का ग्राफ लोकसभा में कैसे बढ़ता चला गया, आज कहां तक पहुंचा है, जरा उसे देखिए पहले आप। 1984 में 2 सीटें मिली, 1989 में 85, फिर 1991 में 120, 1996 में बढ़कर ये 161 हो गई, 1998 में 181 और 99 में 1 सीट का और इजाफा होकर 182 पर पहुंचा ये आंकड़ा। फिर आया साल 2004 जब बीजेपी घटकर 138 पर रह गई। 2009 में और ढलान बीजेपी ने देखा, 116 पर बीजेपी पहुंची। लेकिन फिर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और बीजेपी 282 सीटें हासिल कर गई। 2019 में यह आंकड़ा और आगे बढ़ा और बीजेपी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 303 वाला आंकड़ा सामने आया। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर ही जीत मिली। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने थे। तब अटल आडवाणी की जोड़ी हुआ करती थी। 1980 से 2004 तक इसी जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को देशव्यापी पहचान दी। 2004 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय राजनीति से दूर होते चले गए। इसके बाद साल 2014 के चुनाव के दौरान बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हुई। अटल आडवाणी की जोड़ी की जगह मोदी शाह की जोड़ी ने ले ली। 2004 से 2014 तक जो बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर थी, उसको शानदार जीत मिली। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 30 साल बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। अब तक 3 बार मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने देश में बीजेपी को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसका सपना पार्टी के संस्थापकों ने कभी देखा था।
आज की तारीख में 15 राज्यों में बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा 6 राज्यों में सहयोगियों के साथ पार्टी सत्ता में है। अगर शुरू करें उत्तर से तो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तक बीजेपी के मुख्यमंत्री। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में बीजेपी के सहयोगियों के साथ सत्ता में भागीदारी। आज देश की 70% आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगियों का राज है। 30% पर इंडिया गठबंधन और विपक्ष के दलों का शासन है। बीजेपी के जन्म की कहानी भी बेहद दिलचस्प। इसे जानने के लिए थोड़ा सा आपको अतीत में लेकर हम चलेंगे। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। धीरे धीरे कर जनसंघ ने देश भर में कांग्रेस को चुनौती देना शुरू कर दिया। 1977 में जेपी ने कांग्रेस विरोधी दलों को एक साथ लाकर जनता पार्टी का गठन किया और जनसंघ का उसमें विलय हो गया। हालांकि सरकार बनाने में जरूर कामयाबी मिली, लेकिन फिर भी ये प्रयोग लंबा नहीं चल सका। जनता पार्टी में दरअसल अलग अलग दलों के लोग थे। विचारधारा का संकट बढ़ा तो समाजवादी सियासत करने वालों ने आरएसएस बैकग्राउंड वालों से एक दूरी बना ली। जनता पार्टी 2 धड़ों में बंट गई। एक समाजवादी विचारधारा, दूसरा राष्ट्रवादी विचारधारा। इसके बाद फिर 6 अप्रैल 1980 को कार्यकर्ताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। राष्ट्रवादी विचारधारा को मूल मंत्र बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। 46 साल के जीवन काल में बीजेपी ने 11 अध्यक्ष देखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के जनकृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और अब जेपी नड्डा। इन जैसे दिग्गज नेताओं ने बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाले रखी। लाल कृष्ण आडवाणी सबसे ज्यादा 3 बार, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा 2-2 बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे। फिर साल 1980 में बीजेपी जब बनी, अटल बिहारी वाजपेयी उसके पहले अध्यक्ष बने थे। मुंबई में पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ जिसमें उनके नाम पर मोहर लगी थी। औपचारिक तौर पर बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पहला भाषण दिया था, उसका कुछ हिस्सा आज के इस ऐतिहासिक मौके पर अपने दर्शकों को हम सुनाना चाहेंगे। प्रतिनिधि बंधुओं और बहनों, मित्रों, सबसे पहले मैं बंबई की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उसने बड़े प्रेम से, आत्मीयता से देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। पार्टी बनाने और अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला भाषण था। इसी भाषण ने आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की नींव रखी। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से लेकर 1986 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद पार्टी की कमान लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाली। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के हार्डलाइनर नेता माने जाते थे। 1989 में हिमाचल के पालनपुर में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और पहली बार इसी अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पार्टी ने पास किया, जिसके लिए 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकाली। इस यात्रा ने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन के माहौल को गरमा दिया।
अभी इस वक्त बीजेपी में अध्यक्ष खोजने की प्रक्रिया चल रही है और माना यह जा रहा है कि इसी महीने बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका में अभी हैं। 3 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं और श्रीलंका में उनका जोरदार स्वागत हुआ है। इसके बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस, तकनीक, डिजिटलाइजेशन पर कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से भारत को भी बहुत कुछ हासिल होने वाला है। प्रधानमंत्री के दौरे की हर पिक्चर और उसके पीछे का मैसेज इस रिपोर्ट में समझिए। प्रधानमंत्री मोदी का विमान श्रीलंका में उतरा तो वहां की आबो हवा मोदीमय हो गई। भारतीय समुदाय के लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को कोलंबो की धरती पर देखा तो उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। बच्चों के साथ आए भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हर चेहरा यहां आपको खुशी से भरा दिखेगा। भारतीय समुदाय के साथ साथ श्रीलंका की सरकार ने भी भारतीय प्रधानमंत्री की आओ भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति दिसानायके ने 6 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा था प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। इसके बाद सुबह प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके सम्मान में तोप चले। श्रीलंका ने पीएम मोदी को मित्र भूषण सम्मान दिया। ये सम्मान किसी भी विदेशी मेहमान को देने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। श्रीलंकाई अखबारों का पहला पन्ना भी आज प्रधानमंत्री मोदी के नाम था। सबने मिलकर मोदी का वेलकम किया। कोलंबो में दोनों देशों ने अपनी वर्षों पुरानी दोस्ती का बखान किया। हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे। यह हमारे विशेष संबंधों की गहराई का प्रतीक है। भारत और श्रीलंका के बीच की दोस्ती बहुत गहरी है। हम दोनों देशों के संबंधों के ऐतिहासिक मूल्य हैं। श्रीलंका और भारत के बीच कुछ अहम समझौते हुए हैं, जिसके तहत दोनों देश एनर्जी सेक्टर में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। डिजिटल बदलाव के लिए भी सहयोग होगा। हेल्थ और दवाइयों के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे और सबसे जरूरी डिफेंस डील भी हो गई है। भारत श्रीलंका के साथ बड़े भाई की भूमिका निभाता है। पीएम मोदी ने आज सबका साथ सबका विकास का नारा देकर श्रीलंका को कुछ सौगातें दी। पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। अब जब खुलकर बात हुई तो भारतीय मछुआरे और तमिलों के अधिकार का मुद्दा भी पीएम मोदी ने उठाया। हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी के लिए 10,000 घरों का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। श्रीलंका और भारत के रिश्तों की डोर समंदर में बसी है और इसी समंदर के हित को साधने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका में है। क्यों? क्योंकि समंदर की सुरक्षा के लिए श्रीलंका इस वक्त भारत के लिए बहुत जरूरी है। इतिहास में पहली बार श्रीलंका और भारत में डिफेंस डील हुई है, यानी अब दोनों देश रक्षा मामलों में साथ काम करेंगे। ऐसा होने से हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने में मदद मिलेगी। वो कैसे? आइए समझते हैं। भारत की समुद्र सीमाओं में 4 देश सबसे करीब हैं। वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। चीन ने पहले पाकिस्तान को साधा, अब बांग्लादेश पर नजर है और म्यांमार में सेना का शासन है।
हिंद महासागर में चीन अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ऐसे में श्रीलंका का भारत के साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये भी चीन के शरण में पूरी तरह गया तो हम घिर सकते हैं। चीन पहले ही श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसा चुका है। 2024 में छपी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन का कर्ज श्रीलंका पर 7.5 लाख करोड़ का कर्ज पहले से है। ऊपर से अपनी भक्ति और आध्यात्मिकता के लिए जाने जाने वाले उद्योगपति अनंत अंबानी इन दिनों 130 किलोमीटर की पद यात्रा पर हैं। जामनगर से द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर तक की इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान वो रोज 6 से 7 घंटे तक 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अनंत की इस यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी उनके साथ शामिल हुए। यही पे ओके अरे काम करो बड़ी आज देश के गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले दंतेवाड़ा जिले में थे। यहां उन्होंने दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद गृहमंत्री बस्तर के आदिवासी कलाकारों के एक आयोजन में शामिल होने के लिए गए। आज गृहमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो ये तस्वीर। इस तस्वीर में नक्सलियों के गढ़ में अमित शाह नजर आ रहे हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं। गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन दी है। आज एक बार फिर उन्होंने अपनी डेडलाइन का जिक्र किया। अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का पर्याय बना है। जनहित देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।